आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 18, जो चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आंसर भी आता है, शॉर्ट आंसर भी आता है और 100% मतलब इससे क्वेश्चन लॉन्ग आएगा ही आएगा। ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, सम से ज़्यादा है नहीं, बट बहुत समझने वाला और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बोलो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मीनिंग है? Balance of payment in a country is a systematic record of all the economic transaction between the residents of one country and the residents of foreign country during a given period of time। इसको हिंदी में बताएंगे तो क्या मतलब होगा इसका? इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जितना भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री का रहने वाले लोग जो दूसरे कंट्री के रहने वाले लोग से कर रहे हैं, इसका बैलेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। अब इंडिया का लोग जो भी सामान बेच रहा है या खरीद रहा है अमेरिका के लोगों के साथ, हम लोग अमेरिका को कुछ बेचते भी होंगे और अमेरिका से कुछ खरीदते भी होंगे। तो इसी का जो बैलेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हर कंट्री अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, चाहे अमेरिका हो, दुबई। हम लोग एज एन इंडियन हम लोग अमेरिका, चाइना, दुबई, सऊदी अरेबिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहुत सारा कंट्री के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो सब कंट्री के साथ हम लोग का एक खाता मेंटेन्ड है। सब कंट्री के साथ हम लोग का क्या है? एक खाता मेंटेन्ड है। उसको ही क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है बात? मान लो मेरा जो है दर्जी का दुकान है, तुम्हारा जो है राशन का दुकान है। तुम हर महीना हमसे कुछ सिलवा के सामान खरीद के जा रहे हो, हम हर महीना तुमसे कुछ चावल आटा उठाकर लेकर आ रहे हैं। दोनों ही का हिसाब अलग रख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? खाता मेंटेन हो गया ना। हम तुमसे कितना लिए, तुम हमसे कितना लिए। अब लास्ट में बैलेंस निकलेगा। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ। 3 तरह का बैलेंस निकलता है। कितना तरह का बैलेंस निकलता है? 3 तरह का बैलेंस निकलता है। सर वो कौन कौन सा 3 तरह का बैलेंस निकलता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा 3 तरह का बैलेंस निकलता है। क्लियर पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ में आ गया। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का, उसका पेज नंबर 244 में देखो, चेक करो ऊपर में नजर आया। कोई भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये कैसे निकलता है, रिकॉर्ड कैसे होता है? 2 साइड रहता है, एक रहता है क्रेडिट और एक रहता है। क्रेडिट साइड में विजिबल एक्सपोर्ट्स, जो भी सामान हम बेच रहे हैं उसको लिख दिए। फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, जो भी इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हो रहा है, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर दिए। ट्रांसफर रिसीट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स, मतलब दूसरे कंट्री से जो हमको पेमेंट मिल रहा है एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन, उसको रिकॉर्ड कर दिए। कैपिटल रिसीट्स, मतलब कोई तरह का लोन हो गया या कोई एसेट्स बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। ये सब कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ध्यान से समझो, जो पैसा आ रहा है ना उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। सामान बेचे तो पैसा आया, सर्विसेज बेचे तो पैसा आया, गिफ्ट्स मिला या डोनेशन मिला तो पैसा आया, लोन लिए तो पैसा आया। ये सब में पैसा आ रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन सा साइड में रिकॉर्ड कर दिए? क्रेडिट। इसी को ऑपोजिट डेबिट, पैसा जा रहा है जो जो रीजन की वजह से। इंपोर्ट किए, सामान खरीदे तो पैसा गया, सर्विसेज खरीदे वहां से तो पैसा गया,
वो लोग को डोनेशन या ट्रांसफर या गिफ्ट दिए तो पैसा गया, उन लोगों को लोन दिए या उन लोगों से एसेट खरीदे तो पैसा गया। तो जो रीजन की वजह से पैसा आया दूसरे कंट्री से, क्रेडिट साइड, जो रीजन की वजह से पैसा गया दूसरे कंट्री में, डेबिट साइड। क्लियर हुआ पॉइंट? किसको किसको नहीं समझ में आया? एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आ जाता है ये वाला। अब देखो, क्रेडिट का जो पहला 3 है और डेबिट का जो पहला 3 है, नजर आ रहा है? पहला 3 मतलब 1 2 3 और 5 6 7, ये सब रिकॉर्ड होता है करेंट अकाउंट में, और जो लास्ट वाला है 4 और 8 वो रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ रहा है बात? तो करेंट अकाउंट, क्वेश्चन में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, सब चीज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड या फिर गिफ्ट रिसीव्ड, ये सब कहाँ होगा? करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज। सर लास्ट वाला जो नीचे वाला है वो किस में रिकॉर्ड होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं होता। हाँ बाबू, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम बोले ना 2 पार्ट है, एक है करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। ये जो है कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, पेमेंट, लोन टेकन और एसेट सोल्ड, तो ये किस में रिकॉर्ड होगा? करेंट अकाउंट का क्रेडिट में। पैसा मेरे पास या तो लोन लेकर आ रहा है या तो हम अपना कुछ एसेट बेच रहे हैं। मान लो चाइना बोला कि हम जो है अपना एक पोर्ट बेच दे रहे, तो उन लोग का पोर्ट हम लोग खरीद लिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग के पास से पैसा गया, क्यों? क्योंकि हम लोग एसेट परचेज किए, तो ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस को ही ऐड करके क्या आ जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर पॉइंट? बस ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है। चलो अब आते हैं नंबरिंग, समझ में आ गया? तो 1 2 3 ये सब नंबर को याद रखना है, इसी नंबर से आगे हम लोग करेंगे। अब बोले बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो 2 पार्ट है, कौन सा 2 पार्ट है? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है ना? तो करेंट अकाउंट का भी क्रेडिट साइड है और कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट साइड है। करेंट अकाउंट का भी डेबिट साइड है और कैपिटल अकाउंट का भी। बहुत अच्छा। करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, दैट इज डोनेशन और गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स। अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करेंट अकाउंट है उसका डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर मेड, दैट इज डोनेशन एंड गिफ्ट गिवन टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है लोन टेकन और एसेट्स सोल्ड। कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है? लोन गिवन और परचेज ऑफ एसेट, लोन रीपेड, हम लोग लोन रीपे कर रहे हैं या एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब आते हैं आगे। तो करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड देन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो इधर, बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 चीज से बना हुआ है। एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। तीनों को ऐड करके आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि क्लास 12 3 पार्ट में है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। 12 मतलब क्या? तीनों, बट तीनों में साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। उसी तरह बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तीनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ
करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये तो बता दिए, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट में क्या होता है। सर अब ट्रेड में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, बस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं। विजिबल गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स, सर्विसेज उसमें नहीं आता है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इन अ ईयर। क्लियर पॉइंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे करके निकलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैसे करके निकलेगा, क्रेडिट साइड को सबको प्लस कर दिए माइनस जितना डेबिट साइड में। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे करके निकलेगा, बोलो, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे करके निकलेगा, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का माइनस, समझ में आ रहा। तो बैलेंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर ट्रेड का बात कर लो, सबसे पहले ट्रेड अकाउंट में आता क्या है, ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, इंपोर्ट को डेबिट में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब क्रेडिट माइनस। उसी तरह आगे बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड माइनस। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर दैट इज गिफ्ट्स एंड डोनेशन रिसीव्ड, सबको प्लस किए, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर मेड। समझ में आया बात, क्लियर हुआ पॉइंट। तो निकल जाएगा मेरा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट भी बता दिए तुम लोगों को। कैपिटल अकाउंट में आएगा लोन टेकन और एसेट्स सोल्ड, इसको माइनस कर देंगे, लोन रीपेड और एसेट्स परचेज, आ जाएगा मेरा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट आ गया और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ गया। तीनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया, तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत अच्छा। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है। सर कैसे कैसे दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक होता है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया या नहीं, देखो ध्यान से समझो बात को। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या बोले, कितना तरह का होगा, एक होगा इक्विलिब्रियम या पॉजिटिव, दूसरा होगा डिसइक्विलिब्रियम या नेगेटिव, एक होगा फेवरेबल और एक होगा अनफेवरेबल, सरप्लस और डेफिशिएट। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट, रीड करके समझ में नहीं आएगा, सुनकर समझ में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह का होगा, एक होगा सरप्लस या उसको बोलेंगे पॉजिटिव या सरप्लस या फेवरेबल, नेगेटिव, डेफिशिट या अनफेवरेबल। कितना तरह का होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन कौन सा, फेवरेबल, सरप्लस, पॉजिटिव, अनफेवरेबल, नेगेटिव और डेफिशिट। तो जनरली यूज होता है डेफिशिट और सरप्लस या फिर फेवरेबल और अनफेवरेबल, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। अब समझो बात को, ध्यान से समझो। सर ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सर ये सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। हम हैं इंडिया, तुम हो यूएस, हम एज ए इंडिया एज अ होल पूरा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जितना भी क्रेडिट साइड है, मतलब हम लोग टोटल सामान तुम लोग को गुड्स सर्विसेज बेचे, तुम लोग से चंदा वंदा लिए, टोटल मिलाकर हम लोग लिए हैं 200 रुपया एक साल में, और तुम लोग से हम लोग खरीदे हैं और तुम लोग को चंदा दिए 150 रुपये। तो पैसा आया कितना है उस कंट्री से, 200। उस कंट्री में गया कितना है, आया कितना है, गया कितना है, तो आया ज्यादा है ना, कितना ज्यादा आया है, ये हो गया सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया बात। अब चाइना के साथ ले लेते हैं।
चाइना से टोटल हम लोग खरीदे हैं, सामान लिए 500 रुपया का, और चाइना को हम लोग बेचे हैं 300 रुपया का। तो चाइना में पैसा गया कितना, चाइना से आया कितना, कितना एक्स्ट्रा चला गया वहां, ये हो जाएगा 200 डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ। समझ में आया बात, क्लियर हुआ? तो जब हम लोग कम वहां से ला रहे हैं और वो लोग हम लोग से ज्यादा लेकर चला जा रहे हैं तो हो जाएगा डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जब हम लोग वो लोग से ज्यादा लेकर आ रहे हैं और वो लोग हम लोग से कम लेकर जा रहे हैं तो हो जाएगा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन शॉर्ट, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो हो गया सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट का छोटा है और डेबिट साइड बड़ा हो गया तो हो गया डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट, चला गया ज़्यादा। समझ में आ रहा है? अब मेरा मान लो कपड़ा का दुकान है, साहिल का जो है मोदी दुकान है। अब साहिल हमसे ज़्यादा सामान खरीद के लेके चला जा रहा है, साहिल हमसे 2000 रुपये का कपड़ा लेके चला गया और हम साहिल का दुकान से सिर्फ 1500 का चावल आटा लाए, तो 500 रुपया पॉजिटिव में है हम, तो मेरा हो गया सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साहिल सोचेगा जाते हम तो खरीदा उससे 2000 का, अब बेच पाए सिर्फ 1500, 500 हमको उसको और देना पड़ेगा, तो साहिल के हिसाब से ये हो गया डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह सरप्लस ट्रेड का भी निकलता है, डेफिशिएट ट्रेड का भी निकलता है, सरप्लस और डेफिशिएट करेंट अकाउंट का निकलता है और कैपिटल अकाउंट का भी निकलता है। सबका टोटल को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा ध्यान से समझो, अगर अपना कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट में आ रहा है, हम लोग का कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट में आ रहा है, अच्छा इक्वल आ सकते हैं, हाँ इक्वल भी आ सकते हैं। 100 रुपये का बेचे, 100 रुपये का वो लोग हम लोग से बिजनेस किया, तो क्या हो गया? ये हो गया इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया बात? ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो हर कंट्री चाहता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहे, है ना? हर दुकानदार क्या चाहते हैं? हम कम खरीदे और हमसे सब ज़्यादा खरीदे, वही कंट्री भी चाहते हैं। बट अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट है तो आप किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं? डेफिशिएट हो गया ना मेरा बैलेंस, मान लो चाइना हम लोग से 200 एक्स्ट्रा कमा के निकल गया, भाई क्यों कमाया? अब इस 200 को कम करने के लिए हम नेक्स्ट बार क्या क्या कर सकते हैं? पहला, फॉल इन फॉरेन डिमांड, फॉरेन से ज़्यादा सामान मतलब इंपोर्ट को कम कर दो। शॉर्ट में बोला गया इंपोर्ट को कम कर दीजिए। क्या बोला गया? इंपोर्ट को कम कर दीजिए, बाहर से सामान कम खरीदिए। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है या डेफिशिएट है वो कम हो जाएगा। दूसरा है इन्फ्लेटरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, कंट्री में इन्फ्लेशन कम कर दो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, महंगाई ज़्यादा रहेगा तो लोग बाहर से खरीदेगा ना। अब अगर मान लो इंडिया में तुमको 8000 या 10,000 का एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाता है, तुम चाइना का मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदोगे? तुम चाइना से इसीलिए ना खरीदोगे क्योंकि इंडिया में 8-10 हज़ार में कोई अच्छा फ़ोन नहीं है, या है तो बहुत महंगा है ना? तो इन्फ्लेटरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को रिड्यूस करो। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, क्योंकि तुम जितना से ज़्यादा सामान को बाहर बेचोगे तुम्हारे लिए उतना ही रेवेन्यू जनरेट होके आएगा। इंपोर्ट को कम कर दो लेकिन एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर दो। समझ में आया? इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो ये 2 पॉइंट भी अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा ही पॉइंट याद रखना है। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। दूसरा, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को कम से कम कर दो। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो? एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। सर इसका क्या मतलब है एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट का? एक्सचेंज रेट बढ़ा दो। सब बोलो अच्छा तुम लोग जो है दुबई से मंगा रहे हैं ना, रियाल का दाम को बढ़ा दो, रियाल का वैल्यू को बढ़ा दो। जैसे कि अभी 1 रियाल 20 रुपया है तो उसको कर दो 30,
क्यों? क्योंकि अब 1 रियाल खरीदने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेंसिल 1 रियाल में मिल रहे और 1 रियाल का दाम है 20 रुपया, तुम बोले अरे 20 रुपये में मिल रहा है, चलो 1 रियाल में खरीद ले रहे। अब अगर हम 1 रियाल को 30 रुपया कर दिए, तुम बोले अरे ये पेंसिल का तो 30 रुपये दाम हो गया, क्योंकि 1 रियाल 30 है, नहीं खरीदेंगे। समझ में आए बात? क्योंकि 25 रुपये में अपने कंट्री से ही मिल जाएगा। तो एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर दो। क्या करना है? एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर दो। ये सब मेजर आपको लेना पड़ेगा। और क्या मेजर लेंगे? और क्या ले सकते हैं? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम करना, मतलब बाहर से जो लोन ले रहे, सॉरी, डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बहुत सारा टाइम ये सब के ऊपर लिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसको भी कम करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब कि इतना अमाउंट से ज्यादा तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब मेथड्स है जिससे आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या बताए? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी, इंक्रीजिंग दी एक्सचेंज रेट, डिक्रीजिंग दी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 5 पॉइंट कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम। सर हम लोग सुनते हैं, अगर किसी का फादर या कोई भी घर वाला लोग दुबई में काम करता होगा या दूसरे कंट्री में काम करता होगा, तो उन लोगों को पता होगा एक्सचेंज रेट का मतलब। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? द रेट एट विच द फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने का जो रेट है उसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। जैसे कि मान लो $1 80 रुपये, तो हम लोग बोल सकते हैं डॉलर का एक्सचेंज रेट रुपीस में क्या है? 80 रुपीस। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीस। 1 रियाल अगर मान लो 22 रुपये है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 रियाल का एक्सचेंज रेट इन रुपीस है 22 रुपीस, है ना। इन इंडियन करेंसी है 22 रुपीस। तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच द होम करेंसी इज कन्वर्टेड, द फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी एंड वाइस वर्सा। सर ये कौन डिटरमाइन करता है? कभी सोचे हो कौन डिटरमाइन करता है? एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? $1 80 रुपया रहेगा, एक रियाल 22 रुपया रहेगा, फिर 20 हो जाता है, फिर 23 हो जाता है। डिटरमाइन कौन करता है? बताओ। इसका 2 मेथड है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने का 2 मेथड है। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से देखो, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन कौन सा है? बोलो फिर से। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत अच्छा। सर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? देखो, जब रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आरबीआई अगर फिक्स कर रहा है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आरबीआई बोल दिया आज $80 रुपये तो 80, कल आरबीआई बोल दिया $100 रुपये तो 100, नेक्स्ट डे आरबीआई बोल दिया $50 रुपये तो 50। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में तुम्हारा करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमाइन होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर का रेट बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड घट रहा है, डॉलर का रेट घटेगा। तो जब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बहुत अच्छा, सीख गए तो तुम लोग। ठीक है ना।
क्लियर पॉइंट। अच्छा देखो, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आप लोग को कुछ टर्म पढ़ना है, कुछ टर्म पढ़ना है। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऐसे पता है, देखो तुम लोग को वहां पे एक डायग्राम भी बना हुआ है ना डिमांड और सप्लाई का, है ना। तो देखो जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही हो जाएगा एक्सचेंज रेट, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ठीक है ना। अब कौन सा टर्म पढ़ना है सर? देखो सबसे पहले समझना है कुछ टर्म। एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब मार्केट इधर फ्लेक्सिबल रेट में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में जब करेंसी का वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली टू द करेंसी ऑफ अदर इन द फॉरेन मार्केट। जब तुम्हारा करेंसी का वैल्यू मार्केट में गिर जाता है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जब तुम्हारा करेंसी का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? एप्रिसिएशन। जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू मार्केट फोर्सेस के वजह, ध्यान से समझ लो बात को, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू, रुपीस का वैल्यू मार्केट फोर्सेस की वजह से घट जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? $1 80 रुपये था, अभी $1 हो गया 90 रुपये, तो तुम्हारा मार्केट का तुम्हारा वैल्यू और गिर गया रुपीस का, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब तुम्हारा होम करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है मार्केट फोर्सेस की वजह से उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। $1.80 था, हो गया $1.70, तो रुपीस और स्ट्रांग हो गया, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। दोनों ही क्यों हो रहा है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन? मार्केट फोर्सेस की वजह से। अब आता है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, जब समझ लो, जब सेंट्रल बैंक अपना होम करेंसी का वैल्यू को घटा देता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ये देखने को मिलता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जब सेंट्रल बैंक बोलता है अपना खुद का करेंसी का वैल्यू को डिक्रीज कर देता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। जब सेंट्रल बैंक होम करेंसी का वैल्यू को इंक्रीज कर देता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन जब सेंट्रल बैंक अपना होम करेंसी का वैल्यू को घटा दिया, रीवैल्यूएशन जब सेंट्रल बैंक अपना होम करेंसी का वैल्यू को बढ़ा दिया। तो जब सेंट्रल बैंक के इंटरफेरेंस की वजह से चेंजेस आता है उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, और मार्केट फोर्सेस की वजह से आता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन जो है ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा, और डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ये चैप्टर हो गया हम लोगों का कंप्लीट।